अडोरा में आपका स्वागत है, जहां हर दिन हम आपके लिए नई किताबें लेकर आते हैं। आज की किताब का नाम है पूनाची और द स्टोरी ऑफ अ ब्लैक गोट। ये कहानी है एक बकरी की जिसके बारे में कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ पैदा हुई। असल में आम जिंदगियों के जन्म का कोई निशान थोड़ी ही होता है, लेकिन उसका आना थोड़ा अजीब जरूर था। कहानी शुरू होती है ओडक्कन पहाड़ी के पास बसे एक गांव से, जहां उस साल ज्यादा बारिश नहीं हुई थी। पिछले कुछ सालों से यही हाल था। अगर कभी आधे घंटे के लिए पानी बरस भी जाए तो आजकल के लोग उसे मूसलाधार बारिश कहने लगते थे। उन्होंने वो जमाना देखा ही नहीं था जब महीनों तक दिन रात पानी बरसता रहता था। ऐसे ही सूखे मौसम के बारे में सोचते हुए एक बूढ़े किसान अपने खेत से कुछ दूर एक टीले पर बैठे आसमान को घूर रहे थे। वो असुर समुदाय के एक किसान थे। खेतों में कटाई अभी अभी खत्म हुई थी और पैदावार भी कुछ खास नहीं हुई थी, पर खेतों में थोड़ी बहुत हरी घास बची हुई थी। वो सोच रहे थे, काश उनके पास एक और बकरी होती जिसे वो इन 2 महीनों में घास चराकर पाल पोस कर बड़ा कर सकते। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और आसमान में लाल रंग की चादर फैल रही थी। बूढ़े किसान को ये नज़ारा देखना बहुत पसंद था। तभी उनकी नज़र खेत के किनारे बने एक लंबे रास्ते पर पड़ी। रास्ते पर दूर से एक बहुत बड़ा साया चलता हुआ आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बिना डालियों वाला कोई पेड़ खुद ही अपनी जड़ों से निकलकर रास्ते पर चल पड़ा हो। वो साया असल में एक आदमी का था, जो शाम की रोशनी में और भी लंबा दिख रहा था। बूढ़े किसान ने मन में सोचा, मैं तो इस इलाके के बच्चे बच्चे को जानता हूँ, ये कौन हो सकता है? उसके चलने का अंदाज भी अजीब था। ऐसा लगता था कि उसकी एक कदम और दूसरे कदम के बीच की दूरी में एक 6 फुट का आदमी आराम से लेट सकता है। वो विशाल आदमी तेजी से चल रहा था, शायद रात होने से पहले कहीं पहुंचना चाहता था। बूढ़े किसान को लगा कि कहीं वो आदमी उन्हें अनदेखा करके आगे न निकल जाए। ये कौन है, ये जानने के लिए वो टीले से उतरकर रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। वो आदमी करीब आया, ताड़ के पेड़ जितना लंबा, शरीर पर सिर्फ एक लंगोटी। उसने अपना बायां हाथ सीने से ऐसे लगा रखा था मानो वो हाथ काम ही ना करता हो। वो सिर्फ एक हाथ हिलाकर इतनी तेजी से चल रहा था, तो सोचिए अगर दोनों हाथ चलते तो वो कितनी तेजी से जाता। बूढ़े किसान ने आवाज लगाई, कौन है वहां? वो आदमी फौरन रुक गया। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई भौरा लकड़ी के गठले में छेद कर रहा हो। वो बोला, मैं हूं सामियों। तुम यहाँ के तो नहीं लगते। नहीं नहीं, मैं यहीं का हूँ। मैं गांव-गांव भटक रहा हूँ। इस बकरी के बच्चे को बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक दिन की है, लेकिन अभी तक कोई खरीदार नहीं मिला। बूढ़े किसान ने देखा, उस आदमी के हाथ में बकरी का बच्चा मुश्किल से ही नजर आ रहा था, इतना छोटा था वो। उस आदमी ने बच्चे को जमीन पर रखा और अपनी कमर से बंधा गमछा निकालकर पसीना पोंछने लगा। फिर बोला, देखिए, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। इसकी माँ ने एक साथ 7 बच्चे दिए थे, ये 7वीं हैं, एकदम चमत्कार है ये। उसकी बातें सुनकर बूढ़े किसान हैरान थे। वो आदमी बोलता रहा, सामी, मेरे दिन अब खत्म हो रहे हैं, मैं और नहीं भटक सकता। आप इसे अपने पास रख लीजिए और इसकी देखभाल कीजिए। इतना कहकर उसने वो बच्चा उठाया और बूढ़े किसान के हाथों में रख दिया। एक पल को तो किसान को लगा जैसे किसी ने उनके हाथ पर हथौड़ा मार दिया हो, और अगले ही पल उन्हें महसूस हुआ जैसे हथेली पर कोई फूल रखा हो। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना छोटा बकरी का बच्चा नहीं देखा था। पूरा शरीर चमकीले काले रंग का, जैसे कोई कीड़ा हो। उन्होंने सिर उठाकर देखा तो वो विशाल आदमी जा चुका था, रास्ते के आखिर में अंधेरे में गायब होता जा रहा था। किसान ने चिल्लाकर कहा, अरे, इसके पैसे तो लेते जाओ। लेकिन उस आदमी ने नहीं सुना और अंधेरे में पूरी तरह गायब हो गया। बूढ़ी किसान के मन में एक चिंता घर कर गई। उन्होंने एक बकरी की ख्वाहिश तो की थी, लेकिन ये गोबर का टुकड़ा सा बच्चा उनके हाथ आ गया था। अब वो इसे पालकर बड़ा कैसे करेंगे? उन्होंने एक घास की टोकरी भरी, बच्चे को उसी घास पर लिटाया, टोकरी सिर पर रखी और घर की ओर चल दिए। वो जल्दी में थे कि अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाएं। तभी अचानक टोकरी के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई, और फिर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। आसमान से एक बड़ी सी चील झपटी और सीधे उनकी टोकरी पर हमला कर दिया। पास में बकरियां चरा रहे कुछ चरवाहे ने ये देख लिया था। वो धोई धोई चिल्लाते हुए दौड़े। एक आदमी ने आगे बढ़कर बूढ़े किसान को संभाला, वरना वो मुंह के बल गिर जाते।
चरवाहों ने जब टोकरी में झांका तो वो उस काले कीड़े जैसे बच्चे को देखकर हैरान रह गए। अगर वो लोग सही समय पर नहीं आते तो चील उसे अपने पंजों में दबोच कर ले जाती। एक चरवाहे ने बच्चे को हाथ में लेकर कहा, इसका पेट तो खाली है, ये इतनी भूखी है कि अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही। उसने अपनी एक बकरी को बुलाया और उस नन्हे से बच्चे को दूध पिलाया। दूध की पहली बूंद जीभ पर पड़ते ही बच्चे ने एक नया स्वाद चखा और तेजी से दूध पीने लगा। जब बूढ़ा किसान घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उस बिल्ली जैसे दिखने वाले बच्चे को देखकर मुंह बना लिया। ये बिल्ली का बच्चा कहाँ से उठा लाए, हमें इसकी क्या जरूरत है? जब किसान ने बताया कि ये बकरी का बच्चा है तो उसने उठाकर देखा और हैरानी से बोली, हाँ, ये तो बकरी का बच्चा है। उस रात दिए की रोशनी में वो दोनों पति पत्नी उस नन्हे से काले बच्चे को ऐसे देख रहे थे मानो सालों बाद अपने ही बच्चे को देख रहे हों। पूनाची के आने से उनके सूने घर में काफी समय बाद खुशी की कुछ बातें हो रही थीं। पूनाची को घर आए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई, और इस मुसीबत का नाम था सरकार। हुआ ये कि एक दिन घर पर एक रिश्तेदार औरत आई और उसकी नज़र पूनाची पर पड़ी। उसने बूढ़ी औरत से पूछा, अरे, तुमने अब तक इसके कान नहीं छिदवाए? ये सुनना था कि पति पत्नी के होश उड़ गए। वो ये बात तो बिल्कुल ही भूल गए थे। असल में उस देश में एक अजीब नियम था, सरकार का बनाया हुआ एक कानून, जिसके तहत हर इंसान और उसके पालतू जानवर के कान छिदे होने जरूरी थे। जन्म के 1 महीने के अंदर ये सरकारी मोहर लगवानी ही पड़ती थी। अब मुश्किल ये थी कि अगर वो पूनाची को लेकर सरकारी दफ्तर गए तो उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ते। ये कहाँ पैदा हुई? इसकी माँ का नाम क्या था? इसे खरीदा तो कितने में खरीदा? और अगर वो उस ताड़ के पेड़ जितने लंबे आदमी की कहानी सुनाते तो अधिकारी उन पर झूठी गवाही का मामला बना देते। वो कहते, बुलाओ उस आदमी को, कहीं वो किसी दूसरे देश का जासूस तो नहीं और तुम लोग उसके साथी हो। उस सरकार के पास अपने ही लोगों को किसी भी पल दुश्मन और गद्दार बना देने की ताकत थी। एक और डर था, पूनाची का काला रंग। उस राज्य में ज्यादातर बकरियां सफेद थीं, काली बकरियां बहुत कम थीं। अफवाह थी कि सरकार ने जानबूझकर काली बकरियों को खत्म करवा दिया था ताकि अंधेरे में कोई गुनाह करके छिप न सके। पूनाची को देखते ही अधिकारी जरूर शक करते। पति पत्नी ने मिलकर एक तरकीब सोची। उनकी एक बकरी गर्भवती थी। उन्होंने तय किया कि जब वो बच्चे देगी तो पूनाची को भी उसी के बच्चों के साथ मिलाकर दिखा देंगे और कह देंगे कि एक साथ 3 बच्चे हुए हैं। इस कहानी को सच साबित करने के लिए बूढ़ी औरत ने जानबूझकर पूनाची को कम खाना देना शुरू कर दिया ताकि वो कमजोर और छोटी दिखे और किसी को शक न हो। कुछ दिनों बाद जब उनकी बकरी ने 2 बच्चों को जन्म दिया तो बूढ़ी औरत तीनों बच्चों को लेकर अकेले ही सरकारी दफ्तर के लिए निकल पड़ी। उसका पति इतना डरता था कि उसने जाने से साफ मना कर दिया। वहां का नज़ारा देखने लायक था। सूरज उगने से पहले ही लोगों की बहुत बड़ी भीड़ जमा थी अपनी बकरियों के साथ। सब गर्मी में लाइन में खड़े थे। उस लाइन में खड़े खड़े लोग आपस में बातें कर रहे थे। एक ने पूछा, ये सरकार जानवरों के कान छिदवाती क्यों है? दूसरा बोला, ताकि हर जानवर पर एक निशान रहे, कल को अगर कोई बकरी सरकार के खिलाफ सींग उठाए तो उसे पहचाना जा सके। एक और आदमी पीछे से बोला, अरे नहीं, ये सब आंकड़ों के लिए है। सरकार को पता होना चाहिए कि देश में कितनी बकरियां हैं, कितनी गर्भवती हैं, कितना दूध देती हैं। बात घूम फिर कर लंबी कतारों पर आ गई। एक आदमी ने कहा, ये हमें लाइन में खड़ा होना सिखा रहे हैं ताकि जब अकाल पड़े और सरकार खाने के लिए दलिया बांटे तो हम एक दूसरे को मारे नहीं, शांति से लाइन में खड़े रहें। सब इस बात पर सहमत थे कि अमीर लोगों को ऐसी लाइनों में कभी नहीं खड़ा होना पड़ता। जिनके पास सैकड़ों बकरियां होती हैं उनके घर तो अधिकारी खुद चल कर आते हैं। ये सारी मुसीबतें सिर्फ गरीबों के लिए थीं। जब बूढ़ी औरत की बारी आई तो अधिकारी ने पूनाची को देखकर अजीब सा मुंह बनाया। ये क्या है? ये बिल्ली का बच्चा क्यों ले आई हो? क्या ये सच में बकरी है? बूढ़ी औरत ने डरते डरते कहा, मादा हिसामी आखिर में पैदा हुई इसलिए बहुत कमजोर है। अधिकारी के सहायक ने पहले दोनों नर बच्चों के कान छेदे और फिर पूनाची की बारी आई। उसने एक मोटी और लंबी सुई उठाई और पूनाची के कान में घुसा दी, लेकिन उसने जानबूझकर सुई एक नस पर मारी थी। पूनाची के कान से खून बहने लगा और वो दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगी।
ये देखकर बूढ़ी औरत से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ी, अरे सामी, जरा धीरे से करते। बस इतना कहना था कि अधिकारी भड़क गया। उसे शक हो गया कि ये बच्चा इस बकरी का नहीं है। बूढ़ी औरत समझ गई कि अब यहाँ एक पल भी रुकना खतरनाक है। वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी और किसी तरह वहां से जान बचाकर भागी। उस रात पूनाची को तेज बुखार चढ़ गया। उसका घाव पक गया और उसमें से मवाद टपकने लगा। पूरे 1 महीने तक वो दर्द से तड़पती रही। उसका पति उस पर चिल्लाया, तुझे अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए थी। हम जैसे लोगों को हर हाल में चुप रहना सीखना पड़ता है, भले ही कोई हमारी पीठ पर क्यों ना मार रहा हो। पूनाची किसी तरह बच तो गई, लेकिन उस दिन उसने और उस बूढ़ी औरत ने सरकार का असली चेहरा देख लिया था, जहां एक गलत सवाल पूछने की सजा एक बेजुबान को दी जाती थी। कान का वो जख्म भरने में तो पूनाची को 1 महीना लग गया, लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी में एक नया दौर शुरू हुआ। अब वो बूढ़े किसान के साथ दूसरे बकरियों के झुंड में चरने के लिए मैदानों में जाने लगी थी। ये उसकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दौर था। मैदान उसके लिए एक नई दुनिया जैसा था। ऊंची नीची जमीन पर दौड़ना, अलग अलग तरह के पेड़ पौधों की पत्तियां चखना और दूसरे बच्चों के साथ खेलना, यहीं उसकी दोस्ती ऊधन और उशुम्बन नाम के 2 बकरों से हुई, जो उसके सबसे अच्छे साथी बन गए। लेकिन झुंड में एक बकरा ऐसा भी था जिसे पूनाची को नफरत हो गई थी। उसका नाम था कड़वायन। वो बहुत ही आक्रामक और बेचैन स्वभाव का था। जैसे ही वो मैदान में पहुंचता, वो फौरन दूसरे झुंडों की तरफ भागता और वहां की मादा बकरियों को परेशान करने लगता। दूसरे चरवाहे रोज बूढ़े किसान से उसकी शिकायत करते। एक दिन एक चरवाहा अपनी एक बकरी को लेकर आया जो कि मस्ती में थी, यानी मेटिंग के लिए तैयार थी। बूढ़े किसान ने कड़वायन को उसकी तरफ भेज दिया। पूनाची ने दूर से देखा कि कड़वायन दिन भर उस बकरी के साथ रहा। उसे ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा था। शाम को जब घर लौटने का वक्त हुआ तो कड़वायन ने अपने झुंड के साथ वापस जाने से मना कर दिया। उसकी माँ उसे बुलाती रही, उसके भाई बहन उसे पुकारते रहे, लेकिन वो उस नई बकरी के मोह में ऐसा खोया कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अगले दिन मैदान में एक लंबा चौड़ा आदमी आया, जिसे सब नाविक कहते थे। वो अपने साथ लकड़ी की कैंची जैसा एक औजार लेकर आया था। यह आदमी बकरों को बधिया करने, यानी उन्हें नपुंसक बनाने का काम करता था। 2 चरवाहों ने मिलकर कड़वायन को पकड़ा और उस नाविक के सामने लाकर पटक दिया। एक ने उसके पैर पकड़े, दूसरे ने उसकी गर्दन दबाई। नाविक ने आगे बढ़कर लकड़ी की उस कैंची के बीच कड़वायन के अंडकोश यानी टेस्टिकल्स रखे और जोर से दबा दिया। उसके बाद जो हुआ, उसने पूरे मैदान में एक पल के लिए सन्नाटा ला दिया। एक लंबी दर्दनाक चीख गूंजी, भैया! ये ऐसी चीख थी जिसे सुनकर चरने वाली हर बकरी और भेड़ ने अपना सिर उठाकर देखा। कड़वायन की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बेजान होकर जमीन पर ढह गया। उसके बाद एक एक करके झुंड के दूसरे नर बकरों को भी उसी प्रक्रिया से गुजारा गया। उस रात कड़वायन और दूसरे बकरे एक पल के लिए भी नहीं सोए। वो बस खड़े रहे, उनके अंडकोश सूज गए थे और वो दर्द से रह रह के कराह रहे थे। पूनाची ने यह सब अपनी आंखों से देखा था। कुछ दिन बाद जब कड़वायन ठीक हुआ तो वो पूरी तरह बदल चुका था। अब वो शांत रहता था, चुपचाप अपनी घास चरता था और कभी किसी मादा बकरी के पीछे नहीं भागता था। पूनाची ने देखा कि उसके अंडकोश धीरे धीरे सिकुड़कर खत्म हो गए थे। कड़वायन का ये शांत रूप पूनाची को अच्छा लगा, लेकिन वो ये भी समझ गई थी कि इस शांति की कीमत बहुत बड़ी और दर्दनाक थी। अगले साल बूढ़ा बूढ़ी अपनी बेटी के गांव जाने के लिए निकले, जहां हर साल भगवान मीसागरन का त्योहार होता था। वो अपनी बकरियों को भी साथ ले गए। ये पहली बार था जब पूनाची ने अपने गांव और मैदानों के बाहर की दुनिया देखी। सफर के तीसरे दिन वो एक घने जंगल के किनारे पहुंचे। वहां सुस्ताते हुए पूनाची अपने दोस्तों ऊथन और उशुम्बन के साथ खेलने के लिए जंगल में चली गई। खेलते खेलते वो इतनी दूर निकल गई कि रास्ता ही भटक गई। जब अंधेरा होने लगा तो वो डर गई। उसने देखा कि जंगल में एक बड़ा सा तालाब है और वो अपनी जान बचाने के लिए तालाब के किनारे एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर बैठ गई। और वहां उसने एक ऐसा नजारा देखा जो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। चांदनी रात में जंगली सूअरों का एक बहुत बड़ा झुंड वहां आया। वो पानी में कूद रहे थे, खेल रहे थे, तैर रहे थे। उनके बच्चे अपनी माँ की पीठ पर चढ़कर पानी में छलांग लगा रहे थे।
पुनाची बस एकटक उन्हें देखती रही। वो उस आज़ादी और उस खुशी को महसूस कर रही थी जो उसने कभी नहीं जानी थी। एक पल के लिए उसके दिल में आया कि वो भी यहीं इसी जंगल में रह जाए। अगले दिन जब वो रास्ता ढूंढ रही थी तो उसे बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई दी, कुवे कुवे कुवे। बूढ़ी औरत ने अपने पति को बाकी बकरियों के साथ आगे भेज दिया था और कहा था, मैं पूनाची के बिना वापस नहीं आऊंगी। वो रात भर उसे जंगल में ढूंढ रही थी। जब पूनाची उसे मिली तो दोनों की आंखों में आंसू थे। जब वो अपनी बेटी के गांव पहुंचे तो वहां पूनाची की जिंदगी में प्यार ने दस्तक दी। उसकी मुलाकात एक बकरे से हुई जिसका नाम था पुवन। पुवन बहुत सुंदर था और उसका स्वभाव कड़वायन की तरह आक्रामक नहीं बल्कि बहुत नर्म था। दोनों साथ खेलते, साथ चढ़ते और रात में एक दूसरे के पास ही सोते। एक दिन ताड़ के पत्तों के पीछे पुवन ने पुनाची को चूमा और पुनाची को लगा जैसे उसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। लेकिन ये खुशी सिर्फ कुछ दिनों की थी। जब वापस जाने का समय आया तो पुनाची का दिल टूट गया। उसकी मालकिन की बेटी ने कहा भी, अम्मा पुनाची को यहीं छोड़ जाओ। लेकिन बूढ़ी औरत नहीं मानी। उसने कहा, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। जब वो जाने लगे तो पुवन दर्द से चिल्लाया और अपनी रस्सी तोड़ने की कोशिश करने लगा। उसे रोकने के लिए बूढ़े के सामने पहली बार पुनाची के गले में भी एक रस्सी बांध दी ताकि वो भाग ना सके। वो रस्सी मानो उसकी किस्मत में बंध गई थी। लेकिन इस सफर का सबसे दर्दनाक मोड़ अभी बाकी था। वापसी में वो एक खेत के पास रुके। पुनाची के दोस्त ऊथन और उशुम्बन पास के मूंगफली के खेत में घुस गए। खेत के मालिक ने उन्हें देखा और गुस्से से एक पत्थर उठाकर उनकी तरफ फेंका। वो पत्थर सीधा उशुम्बन के सिर पर लगा और उसकी वहीं मौत हो गई। पुनाची ने अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को मरते देखा। खेत का मालिक कहने लगा, एक फसल की कीमत सिर्फ एक किसान ही जानता है। मामला वहीं रफा दफा करने के लिए गांव वालों ने उशुम्बन के शरीर को काटा, उसके मांस के हिस्से किए और पैसे बूढ़े किसान को थमा दिए। पुनाची बस खड़ी देखती रही कैसे उसका दोस्त, जो कुछ देर पहले तक उसके साथ खेल रहा था, अब सिर्फ मांस के कुछ टुकड़ों में बदल चुका था। उस दिन उसने जिंदगी का सबसे कड़वा और क्रूर सच देखा था कि जिंदगी जितनी खूबसूरत हो सकती है उतनी ही बेरहम भी। सफर से लौटने के बाद कई दिनों तक पुनाची के दिलो दिमाग पर सिर्फ पूवन ही छाया रहा। फिर एक रात उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे पूवन की बहुत शिद्दत से याद आने लगी और वो दर्द भरी आवाज में मिमियाने लगी। बूढ़े पति पत्नी समझ गए कि पुनाची अब मीटिंग के लिए तैयार है, लेकिन पूवन तो बहुत दूर था। इसलिए अगले ही दिन बूढ़ा किसान उसे पास के एक गांव में ले गया जहां पैसों के बदले बकरियों की मीटिंग कराई जाती थी। वहां का अनुभव पुनाची के लिए बहुत डरावना और अपमानजनक था। उसे एक लकड़ी के पिंजरे जैसी चीज में फंसा दिया गया ताकि वो हिल न सके और उसकी मीटिंग एक बूढ़े और भारी भरकम बकरे से करा दी गई। प्यार और अपनेपन का एक एहसास भी नहीं था। ये सिर्फ एक पल का दर्द था जिसने पुनाची को अंदर तक खाली कर दिया। उसने पहली बार सोचा, मैं इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुई। 1 महीने बाद बूढ़ी औरत को एहसास हुआ कि पुनाची गर्भवती है। अब वो पुनाची का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगी। उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाती, मैदानों से खास तरह के पत्ते चुन कर लाती। वो दोनों पति पत्नी अक्सर बातें करते कि क्या उस विशाल आदमी की भविष्यवाणी सच होगी, क्या पुनाची सच में 7 बच्चे देगी। और फिर एक बारिश की शाम पुनाची को दर्द शुरू हुआ। ये बहुत मुश्किल था। उसे देखने के लिए गांव की कई औरतें भी जमा हो गईं। घंटों के दर्द के बाद एक एक करके बच्चे बाहर आने लगे। पहले 4 हुए, फिर 2 और जब सबको लगा कि अब हो गया, तभी 7वां बच्चा भी बाहर आ गया। उस विशाल आदमी की बात सच हो गई थी। 7 बच्चे, ये एक चमत्कार था। 7वां बच्चा तो हूबहू वैसा ही था जैसी पुनाची अपने आने के वक्त थी, छोटा सा, काला सा। लेकिन ये चमत्कार अपने साथ एक नई मुसीबत लेकर आया। अगली ही सुबह एक सरकारी अधिकारी घोड़े पर बैठकर उनके घर आ धमका। उसके पीछे पीछे लोगों की भीड़ थी। उसने एक बड़ी सी किताब खोली और सवाल जवाब का एक लंबा सिलसिला शुरू कर दिया। ये घटना कब हुई, कितने बजे हुई, क्या ये सच है? फिर एक सरकारी जासूस आया और पूछने लगा, जब 7 बच्चे पैदा हुए तो तुम्हारी मन की स्थिति क्या थी? ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। दूर दूर से लोग उस चमत्कार को देखने के लिए आने लगे। उनका छोटा सा घर एक मेले जैसा बन गया। लोग आते, बच्चों को गोद में उठाते, उन्हें दबाते और पुनाची को एक प्रदर्शनी की चीज की तरह देखते। पुनाची और उसके बच्चे इस भीड़ से थक कर बेहाल हो गए। एक दिन तंग आकर बूढ़े ने अपनी पत्नी से कहा, क्या हम पुनाची को सरकार को ही दे दें? बूढ़ी औरत ने एक तरकीब निकाली।
उसने बाहर एक बोर्ड लगा दिया, चमत्कार देखने का 1 पैसा लगेगा। बस अगले ही कुछ दिनों में भीड़ पूरी तरह गायब हो गई। 7 बच्चों को पालना पुनाची और बूढ़ी औरत दोनों के लिए एक बहुत बड़ा बोझ था। पुनाची का सारा दूध बच्चे पी जाते और वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। बूढ़ी औरत रात दिन मेहनत करती, कभी अपनी दूसरी बकरी का दूध बच्चों को पिलाती तो कभी उन्हें बोतल से घोल पिलाती। एक रात बूढ़े ने कहा, ये चमत्कार दूर से ही अच्छा लगता है, पास से तो ये एक मुसीबत है। वो समझ गए थे कि इस चमत्कार को पालना उनके बस की बात नहीं। कुछ दिन बाद एक अमीर अजनबी आया और उसने पुनाची के 7 बच्चों को खरीद लिया। जिस दिन बच्चे जा रहे थे, उन्हें टोकरियों में भरकर एक बैलगाड़ी पर रख दिया गया। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, पुनाची दर्द से चिल्लाने लगी। टोकरियों के अंदर से बच्चे भी अपनी माँ के लिए रो रहे थे। उनकी आवाजें दूर होती गईं और फिर खामोशी छा गई। बूढ़ी औरत ने रोती हुई पुनाची को पकड़कर कहा, चुप हो जा, मैंने भी तो अपनी बेटी की शादी करके उसे दूसरे घर भेज दिया है। जब कोई लड़की पैदा होती है तो उसकी किस्मत में दूसरे घर जाना ही लिखा होता है। अगले साल जब वो फिर से अपनी बेटी के गांव के त्योहार पर गए तो पुनाची के गले में एक लंबी रस्सी बंधी थी। अब बूढ़ा किसान रास्ते में जहां भी रुकता वो लोगों से कहता, देखो ये है वो चमत्कारी बकरी जिसने 7 बच्चे दिए थे, और लोगों से उसे दिखाने के पैसे लेता। लेकिन बेटी के गांव में पुनाची की सबसे बड़ी खुशी उसका इंतजार कर रही थी। पूवन वहीं था, वो जिंदा था। वो दोनों एक पल के लिए भी अलग नहीं हुए। वो साथ चरते, साथ खेलते और रात में एक दूसरे से सटकर सोते। और उसी रात प्यार और तड़प के बीच वो दोनों एक हो गए। पुनाची के लिए वो एहसास था जो उसे उस बूढ़े बकरे के साथ कभी महसूस नहीं हुआ था। ये प्यार था, जबरदस्ती नहीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात कुछ लोग आए और पूवन को खींच कर ले गए। अगली सुबह जब पुनाची ने जो देखा, उसने उसकी दुनिया उजाड़ दी। पूवन का बिना सिर वाला शरीर छत पर फेंका हुआ था। त्योहार के लिए उसकी बलि दे दी गई थी। पुनाची बस देखती रह गई। वो पूवन जो रात में उसके साथ था, उसके अंदर था, अब सिर्फ एक बेजान शरीर था। उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। वो जब वहां से लौट रही थी तो उसे लगा जैसे पूवन उसे पीछे से पुकार रहा है। उसने मुड़कर आवाज दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो उसी की आवाज थी जो टकराकर वापस आ रही थी। उस दुखद सफर के कुछ ही महीनों बाद बूढ़ी औरत ने देखा कि पुनाची फिर से गर्भवती है। ये पूवन के बच्चे थे। लेकिन ये खुशी एक बहुत बड़ी मुसीबत के साथ आई थी। भयानक अकाल। पूरे इलाके में बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी थी। खेत सूखकर पत्थर हो गए थे, जानवर मरने लगे थे और लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे। खाने के लिए कुछ नहीं था। पुनाची ने इस बार सिर्फ 3 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से एक हूबहू पूवन जैसा दिखता था। लेकिन उन्हें खिलाने के लिए दूध कहाँ से लाते? अकाल बढ़ता गया और एक रात जिंदा रहने की मजबूरी में बूढ़े किसान ने पुनाची के एक बेटे की बलि चढ़ा दी। उन्होंने उसके मांस को नमक लगाकर सुखा लिया ताकि वो कुछ दिन और जी सके। पुनाची ने अपने बेटे का कटा हुआ सिर देखा और उसे पूवन की याद आ गई। 1 महीने बाद जब वो मांस भी खत्म हो गया तो उन्होंने पुनाची के दूसरे बेटे को भी मार डाला। अब सिर्फ पुनाची और वो बूढ़ा बूढ़ी बचे थे। धीरे धीरे पूरी दुनिया खामोश हो गई। गांव में कोई जानवर नहीं बचा, कोई इंसान नहीं दिखता था। हर तरफ सिर्फ भूख और सन्नाटा था। पुनाची तीसरी बार गर्भवती थी, लेकिन उसके पेट में पल रहे बच्चे भी भूख से हिलते नहीं थे। वो इतनी कमजोर हो गई थी कि खड़ी भी नहीं हो पाती थी। एक रात वो जमीन पर पड़ी थी। बूढ़ी औरत पास की चारपाई पर बेसुध सो रही थी। पुनाची ने उसे बुलाने की कोशिश की, पर उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसे लगा जैसे उसका शरीर भारी हो रहा है, सुन पड़ रहा है, जैसे वो हमेशा से यहीं थी, इसी जमीन का एक हिस्सा। धीरे धीरे वो जमीन में मिल रही थी और मिट्टी पत्थर बन रही थी। एक ऐसी मूरत जो अब हमेशा के लिए खामोश रहेगी, अपनी सारी तकलीफों और कहानियों को अपने अंदर समेटकर। और इसी खामोशी के साथ पुनाची की कहानी यहीं थम जाती है। तो आज की किताब यहीं खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको मज़ा आया हो तो ऑडोरा को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।